हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित श्रीवास्तव आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है रोड साइड स्टैंड रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोम है आपके बुक का ये। चलिए हम लोग जल्दी से इसको हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप फर्स्ट स्टैंजा देख रहे हैं, द लिटल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटल न्यू शेड इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड अ रोड साइड स्टैंड दैट टू pathetically played it would not be fair to say furred or dole of bread, but for some of money, the cash whose flow supports the city, the flowers of cities from sinking and withering faint. The polished traffic passed with a mind ahead, or if ever aside a moment, then out of sorts at having the landscape marred with artless paint. सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, जो हाईलाइटेड वर्ड्स है, उसका मीनिंग क्या है, क्योंकि बहुत जरूरी है। स्पेड का मतलब मूव फास्ट, ड्रोव फास्ट है, और पैथेटिकली का मतलब सैडली, पीटिएबली, और प्लेड का मतलब यहाँ पे रिक्वेस्टेड है, और डोल का मतलब यहाँ पे अपीस है, और विदरिंग का मतलब फेड होना, मुरझा जाना, सिंक, और फेंट का मतलब लैकिंग स्ट्रेंथ, जिसमें ताकत की कमी हो, और पॉलिश ट्रैफिक यहाँ पे रिच पीपल या बिग कार्स को रिफर किया गया है, शाइनिंग कार्स को रिफर किया गया है। आउट ऑफ शॉर्ट्स का मतलब इरिटेबली, कंप्लेनिंगली मीनिंग है यहाँ पर, मतलब जब आप इरिटेटेड हो जाते हैं उसको आउट ऑफ शॉर्ट्स कहते हैं। और मार्ड का मतलब है स्पॉइल्ड कर देना, बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। और आर्टलेस का मतलब होता है शैबी, जो गंदा टाइप का हो, पुअरली मेड और डन, जो ठीक तरह से ना किया गया हो, दैट इज कॉल्ड आर्टलेस। तो चलिए हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। The poem starts with a description of a roadside stand, and a poor farmer has built up a little new shed outside his little old house along a highway. मतलब इस पोम की शुरुआत होती है एक रोड साइड के डिस्क्रिप्शन से, रोड साइड स्टैंड के डिस्क्रिप्शन से। एक्चुअली एक पुअर फार्मर है जिसने एक नया शेड बाहर लगाया है अपने घर के ठीक बगल में, मेन हाईवे पे। जैसा कि मैं आपको फिर से पिक में लेके चलता हूँ। जैसे देखिए, एक पुअर फार्मर बैठा हुआ है, इसने एक छोटा सा शेड बनाया है और कुछ वेजिटेबल्स को बेचने की कोशिश कर रहा है रोड के बिल्कुल किनारे। अब हम लोग आगे देखते हैं। द शेड वॉज बिल्ट टू डिस्प्ले आइटम्स ऑन सेल एंड द ओनर एक्सपेक्टेड द पासिंग व्हीकल्स टू स्टॉप बाई एंड बाई द थिंग्स और एटलीस्ट हैव अ लुक एट देम। तो ओनर का जो इच्छा था कि जो लोग यहाँ से गुजरते हैं अपने कार से, वो लोग कम से कम हमारे यहाँ रुके और कुछ खरीदें, और अगर ना भी रुके तो कम से कम एक बार हमारी तरफ ध्यान तो देखे कि हम लोग क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पर। The condition of the shed aroused one's pity because it displayed the sad feelings of the owner. और जैसा कि आप देख रहे हैं, इस लाइन में आप जल्दी से दिखाता हूं मैं। थर्ड लाइन में लिखा है अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। यहाँ पर बेसिकली ऑथर कहना चाह रहा है कि रोड साइड स्टैंड का कंडीशन इतना पुअर था और इतना पीटिएबल भी था, मतलब दयनीय स्थिति में था कि आपको देखकर दया आती है उसके कंडीशन पे। जो जो जिसका ओनर बहुत ही डेस्परेट था कि किसी भी तरह मेरा कोई सामान खरीद ले ताकि कुछ पैसे आए और हमारा कुछ घर चल सके। दे डिड नॉट सीक एनी फेवर और पीस ऑफ ब्रेड फ्रॉम द सिटी पीपल बट वांटेड सम मनी। वो कहते हैं कि हमें कुछ चैरिटी नहीं चाहिए, मुझे कुछ आपसे पीस ऑफ ब्रेड नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं बस आप हमारे सामान को खरीद लें ताकि हम लोग के हाथ में भी कुछ पैसे आए और हम लोग भी अपने जीवन को अच्छी तरह से चला पाए। अब देखेंगे, देख बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। द लाइन्स द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट इन विच द फ्लावर ऑफ सिटीज इज अ मेटाफोरिकल फ्रेज। इसमें जो फ्लावर ऑफ सिटीज है एक मेटाफर यूज किया गया है। दैट रिफर्स टू द फ्लरिशिंग और थ्राइविंग ऑफ अर्बन एरियाज। इसका मतलब होता है कि जो सिटी एरियाज होते हैं वो काफी फ्लरिश और थ्राइव करते हैं, मतलब बहुत ही प्रॉस्पर करते हैं, मतलब उन्नति करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, तरक्की करते हैं। एंड ग्रो ड्यू टू द मनी, और वो आगे भी बहुत बढ़ते जाते हैं शहर वाले लोग, क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, फ्लोइंग इनटू देम, जो उनके पास जाता रहता है। मच लाइक अ फ्लावर, ठीक एक फ्लावर की तरह, जैसे कि एक फ्लावर ग्रो होता है एंड थ्राइव करता है ड्यू टू सनलाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, उसको मिलता रहता है तो फ्लावर ग्रो करता रहता है और उसको फेंट होने से बचाता है, मुरझाने से बचाता है फ्लावर को। कौन? उसको दिया गया वाटर या सनलाइट या न्यूट्रिएंट्स। ठीक उसी तरह सिटी लाइफ को भी, सिटी इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए वहां पे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं और जिनसे उनके वहां के लोगों का इकोनॉमी जो है बूम करता रहता है, प्रोग्रेस करता रहा है, वो लोग तरक्की करते रहते हैं। बट ये गांव वालों के पास कुछ भी नहीं है जिनसे वो तरक्की कर सके। तो ये कंपैरिजन बहुत यहाँ अप्रोप्रिएट है मेटाफर का, फ्लावर ऑफ सिटीज। अब आगे चलते हैं।
वो कहते हैं कि दिस फ्लो ऑफ मनी प्रिवेंट्स इकोनॉमी ऑफ सिटीज फ्रॉम डिटीरियरेटिंग और डिक्लाइनिंग। मतलब कहते हैं फ्लो ऑफ मनी, चूंकि कैश का फ्लो शहर में होता रहता है, इसलिए वहां की जो इकोनॉमी होती है वो डिटीरियरेट नहीं होती, डिक्लाइन नहीं होती, उनको बचा लिया जाता है। अब अगला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, द पॉलिश ट्रैफिक पास्ट विद अ माइंड अहेड। यहाँ पर पॉलिश ट्रैफिक को कहा गया कि माइंड होता है, यानी पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है, और सिर्फ पॉलिश ट्रैफिक में ट्रांसफर्ड एपिथेट भी यूज किया गया है, डबल फिगर ऑफ स्पीच यूज वहां पे है। ये लाइन का मतलब है कि रिच पीपल ऑफ द सिटीज इन बिग एंड शाइनिंग कार्स एंड व्हीकल्स passing by were very busy and focused on their destination, not paying attention to the surroundings। मतलब वो जो रिच लोग हैं, जो बड़े बड़े कार्स में वहां से गुजर रहे हैं, ये लोग अपने 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 डेस्टिनेशन को लेकर, अपने अपने वर्क को लेकर बहुत ही फोकस्ड है। मतलब माइंड अहेड का मतलब वो प्री ऑक्यूपाइड है कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, इसलिए वो उस रोड साइड स्टैंड से जब गुजरते हैं तो उसकी ओर ध्यान भी नहीं देते। Or if ever aside a moment and then out of shots at having the landscape marred with the artless paint of signs that with and turned wrong and as turned wrong suggest that if by chance, अगर कभी बाई चांस गलती से दे डू स्टॉप एट द शेड, अगर वो शेड के पास रुक भी जाते हैं, दे फील इरिटेटेड, तो वो काफी इरिटेटेड फील करते हैं, मतलब गुस्सा फील करते हैं, एंड कंप्लेन और शिकायत करते हैं दैट द साइन बोर्ड्स एडवर्टाइजिंग द प्रोड्यूस फॉर सेल आर नॉट वेल मेड और प्लीजिंग टू द आईज एंड दे स्पॉइल द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप। एक्चुअली दुकान वालों ने कुछ साइन बोर्ड लगा के रखे होते हैं जिसमें वो एडवर्टाइज करके लिखते हैं कि हमारे पास ये बिक रहा है, हमारा डायरेक्शन इधर है, नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है। तो वो भी इतना पुअरली उन लोग पेंट करके उन्होंने रखा होता है, इतना पुअरली डन किया होता है कि वो लोग बोलते हैं कि यार कैसा गंदा पेंट यूज करके और किस तरह का हैंडराइटिंग में तुम लोग साइन बोर्ड यहाँ पे लगाए हुए हो, ये जो यहाँ का नेचुरल ब्यूटी है तुम लोग खराब कर रहे हो। तो ये कंप्लेन करने के लिए वो लोग रुकते हैं, ना कि बल्कि कुछ खरीदने के लिए रुकते हैं उनके पास। चलिए अब हम लोग का अगला स्टैंजा जो कहता है, ऑफ साइंस दैट विद एंड टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स ऑफ क्रुक नेक गोल्डन स्क्वाश विद सिल्वर वर्ड्स or beauty rest in a beautiful mountain scene. You have the money, but if you want to be mean, why keep your money this crossly and go along? The hurt to the scenery wouldn't be my complaint. अब यहाँ पे क्वार्ट्स का देखेंगे, मैंने हाईलाइट किया, इसका मतलब होता है वेसल्स, कंटेनर्स, मतलब एक बर्तन कोई, और क्रुक नेक का मतलब बेंट, थोड़ा झुका हुआ शेप का, और सिल्वर वॉट्स का मतलब यहाँ पे सिल्वर कलर्ड बम्प्स है, एंड क्रॉसली का मतलब इन एन एनॉयड और एंग्री वे। तो चलिए एक्सप्लेनेशन समझते हैं स्टैंजा का। Here Robert Frost says that their surroundings are not well maintained. वो कहते हैं आपका जो सराउंडिंग्स है वेल मेंटेन नहीं है, सिटी पीपल लोग कंप्लेन करते हैं आकर। The signboards indicating directions of north and south are pointing towards the wrong direction. वो कहते हैं तुम लोग नॉर्थ जिधर लगाए हो और साउथ जिधर लगाए हो, दोनों उल्टा डायरेक्शन को पॉइंट आउट कर रहा है। इससे और लोग वो लोग गुस्सा जाते हैं, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। They offer wild berries, golden squash with silver colored bumps on its surface. Golden squash एक कद्दू पंपकिन की तरह का एक वेजिटेबल होता है जिसके सरफेस के ऊपर सिल्वर कलर का थोड़ा रुखरा 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 बम्प है। तो ये सभी चीजें वो लोग वुडन बास्केट्स में बेच रहे हैं। The place is beautiful and people should stop here and enjoy the scenic beauty of the mountain, but they choose to keep their money and not spend it. ऑथर कहते हैं कि प्लेस वहां का बहुत ब्यूटीफुल है, लोग को वहां पे रुकना चाहिए था, वहां का सीनिक ब्यूटी को एंजॉय करना चाहिए था, वहां के दृश्य को देखना चाहिए था, लेकिन ये लोग अब जेब में बस अपना पैसा रखे हुए होते हैं, खर्च नहीं करते हैं, बस आगे बढ़ जाते हैं। और आपने देखेगा दिस क्रॉसली ब्रैकेट में यूज किया गया था। The use of the word crossly suggests that the speaker is irritated or angry with the person's decision not to buy anything. यहाँ पर जो है स्पीकर है ना, गुस्सा शो करते हैं अपना कि आप लोग जेब में रखकर पैसा सिर्फ जाते हो और कुछ खरीदते नहीं हो। The phrase is written in parenthesis, यानी ये फ्रेज जो है पैरेंथेसिस में है, यानी ब्रैकेट में जो लिखा गया है वो इसलिए ये इंडिकेट करता है that it is not part of the actual speech of the speaker in the poem. मतलब ये पोम का एक्चुअल पार्ट नहीं है, बट इट इज इंस्टीड अ डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड बाय द नैरेटर। ये नैरेटर यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक अपना ओपिनियन है अलग से, इसलिए उन्होंने उसको ब्रैकेट में दिया है। फिर अगला लाइन वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं, द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट, सजेस्ट दैट द स्पीकर वैल्यूज द इंपॉर्टेंस ऑफ सपोर्टिंग लोकल बिजनेसेस एंड कम्युनिटीज। मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है ना, वो यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं कि लोकल बिजनेस को और कम्युनिटी को अगर आप लोग वैल्यू दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, इनका लाइफ भी अपग्रेड होगा। Even if it means sacrificing some degree of natural beauty in the process, अगर इस प्रोसेस में कुछ नेचुरल ब्यूटी थोड़ा सेक्रीफाइस भी होता है, कहने का मतलब कि उनके हर्ट से अगर वहां सीनरी
जो है खराब दिखता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इनका अपग्रेडेशन होता है तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी अपलिफ्टमेंट होती है, मतलब ये आगे बढ़ते हैं तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगला स्टैंजा में कहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, so much as the trusting sorrow of what is unsaid, here far from the city we make our roadside stand and ask for some city money to fill in hand to try if it will not make our being expand and give us the life of moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us। यहाँ पर आप देखेंगे कि so much as the trusting sorrow of what is unsaid, पहला लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। This suggests that the speaker is not only concerned with what is directly expressed or visible, but also with the unspoken or hidden aspects of a situation। मीन्स यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट सिर्फ उस बात को लेकर चिंतित नहीं है कि इन जो दिखाई देता है वो तो दयनीय है ही, वो लोग बुरी स्थिति में हैं ही, कुछ लोग गुजरते भी है तो कुछ खरीद नहीं रहे उनके दुकान से, तो ये तो हमें दिख रहा है, उनकी स्थिति तो समझ में आ रही है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम और भी है जो ये लोग कह नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें इसको समझना चाहिए। ये इनके अनस्पोकन और हिडन एस्पेक्ट्स को हमें समझना चाहिए। द वर्ड ट्रस्टिंग इंप्लाइज, मतलब इसका मतलब है कि देयर इज अ सेंस ऑफ फेथ और होप इन्वॉल्व। मतलब उन लोगों का, गरीब लोगों का, अमीर लोगों पे कुछ फेथ होता है, बट इट इज टेम्पर्ड बाय द वर्ड सॉरो। लेकिन वो फेथ जो है ना, बाद में जाकर उस फेथ को काफी ठेस पहुंचती है, क्योंकि उनको दुख बहुत हो रहा है। क्यों दुख हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जैसा कि आप सौरव समझते हैं, सैडनेस होता है, डिसअपॉइंटमेंट होता है, तो उन लोग को दुख इसलिए कि होता है कि जिस पर वो यकीन करते हैं कि आकर मेरे से सामान खरीदेंगे, हम लोग का लाइफ बेटर होगा, एक्चुअल में वो लोग ऐसा कुछ करते नहीं। The phrase what is unsaid further emphasizes the idea that there are unspoken desires। मतलब ये लाइन ही बताता है कि कुछ unspoken desires है, मतलब कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जिसको वो लोग कह नहीं पाते, कुछ ऐसे नीड्स हैं और इमोशंस हैं जो उनको आज तक फुली एक्सप्रेस नहीं कर पाए वो लोग, और ना ही उनके उन नीड्स को और उनके डिजायर्स को एड्रेस किया गया, मतलब उनकी समस्याओं का समाधान किया गया। इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट हियर सेज दैट द सॉरोज which the people go through because of their trust on rich people make the poor people feel very bad for them because their desire or hope is not being fulfilled or expressed। तो हम लोग इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि जिस दुख से वो लोग, गरीब लोग गुजरते हैं, दुकान वाले जिन्होंने रोड साइड स्टैंड लगाया है, जिस दुख से वो लोग गुजरते हैं ये विश्वास करके कि रिच पीपल वाले आएंगे और रिच पीपल आएंगे और हमारे से सामान खरीदेंगे, बट वो उनका सपना पूरा होता नहीं है और इसीलिए वो काफी दुख में रहते हैं। They built this shed far from the city and they expect that the city people will spend some money which they could feel in their hands। बहुत शहर से बहुत दूर उन्होंने आकर ये स्टैंड बनाया है इस उम्मीद में कि सिटी पीपल आएंगे, कुछ खरीदेंगे, उनके हाथ में भी कुछ कैश फील करेंगे वो लोग, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। The phrase make our being expand suggests that the people running their stand are seeking a sense of personal growth and development। वो लोग चाहते हैं कि हमारा भी पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट हो, जिस तरह के शहर में लोगों का होता है। That they feel is lacking in their current situation। उनको लगता है कि ये ग्रोथ और डेवलपमेंट जो शहर में देखने को मिल रहा है हम लोग के पास नहीं है, इसकी कमी है हमारे गांव में। द लाइन्स, और अगला लाइन जो है, एंड गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। इसका मतलब है ये लाइन एक एक्सप्रेस करता है डिजायर फॉर द लाइफ, मतलब ऐसे लाइफ की उम्मीद और इच्छा दैट इज प्रॉमिस्ड इन द मूवीज। यानी कि मूवीज में हम लोग देखते हैं ना कि लाइफ ऐसा दिखाया जाता है, वैसा दिखाया जाता है, कुछ लोग गरीब होते हैं, बहुत अचानक अमीर बन जाते हैं, तो ये मूवीज में जिस तरह की लाइफ दिखाई जाती है कि ये लाइफ वहां का बहुत एडवेंचरस होता है, एक्साइटमेंट होता है, प्रॉस्पेरिटी मिलती है, तरक्की काफी देखने को मिलती है। पुअर रूरल फोक फील, और वहां के गरीब जो लोग हैं, गांव वाले, वो लोग को ऐसा लगता है कि जो पार्टी पावर में है, यानी जो सरकार में लोग हैं बैठे हुए, इज कीपिंग दिस लाइफ फ्रॉम देम, ये लोग उस लाइफ से आज तक हमको दूर रखे हुए हैं। परहैप्स थ्रू इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ऑपरेशन, चाहे वो इकोनॉमिकली उनको सताया जा रहा हो, चाहे पॉलिटिकली उनको सताया जा रहा हो, हर तरफ से उन लोगों को उन सुख सुविधाओं से दूर रखा गया है जो प्रॉमिस किया जाता है कि उनको ऐसा लाइफ मिलेगा, जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है, जैसा नेता लोग वादे करते हैं। Here Robert Frost seems to be suggesting that the life promised by movies or other forms of media is being kept from them।
बाय दोज इन पावर। वो बेसिकली रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहना चाहते हैं ना कि जो प्रॉमिस किया जाता है कि मूवी में या फिर अदर फॉर्म ऑफ मीडिया, मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे नेता लोग या ऑफिसर्स लोग कहते हैं कि आपकी लाइफ ऐसी होगी, सुधार होगा, लेकिन उन लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी उनकी लाइफ वैसे ही है। एंड दे होप दैट सिटी मनी माइट हेल्प देम अटेन इट। लेकिन ये फिर भी आज उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि सिटी मनी अगर आएगा हमारे पास, मतलब शहर का पैसा हमारा इन्वेस्ट होगा गांव में, तो हम लोग को भी लाइफ बेटर होगा। अगला स्टैंजा हम लोग जल्दी समझते हैं। इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज पिटीफुल कीन आर टू बी बॉट आउट and mercifully gathered in to live in villages next to the theater and store, where they won't have to think for themselves anymore, while greedy good doers, beneficent beasts of prey, swarm over their lives, enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits. And by teaching them how to sleep, they sleep all day. Destroy their sleeping at night the ancient way. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंजा। यहाँ पे सबसे पहले पीटीफुल कीन का मतलब वहां पे पुअर रूरल पीपल को कहा गया है, और ग्रीडी गुड डूअर्स यहाँ पर दोज ग्रीडी पीपल हु मेक मनी इन द नेम ऑफ सोशल वेलफेयर। मतलब ऐसे लालची लोग सोशल वेलफेयर के नाम पर जो पैसे कमाते हैं, ऐसे लोगों को ग्रीडी गुड डूअर्स कहा गया है। और बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, ऐसे लोगों को कहा गया है जो हु आर सपोज टू बी हेल्पफुल, जिनको माना जाता है कि हेल्पफुल होंगे और काइंड होंगे, बट एक्चुअली ऐसे लोग एक्सप्लॉइट करते हैं और कंट्रोल करते हैं दूसरे लोगों को, तो ऐसे लोगों को बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे कहा गया है। और स्वाम ओवर का मतलब सराउंड, घेर लेना बहुत बड़ी संख्या में आकर। और आउट ऑफ देयर विट्स का मतलब कंफ्यूज हो जाना, परप्लेक्स्ड हो जाना। एंशिएंट वे का मतलब ओल्ड वे ऑफ चीटिंग, मतलब चीट करने का पुराना तरीका। जल्दी से एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। इट इज इन द न्यूज दैट सून ऑल दीज शेड्स एंड हर्ट्स विल बी बॉट बाय द गवर्नमेंट एंड दीज पीपल विल बी रीलोकेटेड टू द विलेजेस। ऐसा माना गया है, कहा जाता है कि न्यूज में आया है ना कि जल्द, बहुत जल्द इन लोगों का सारा शेड्स और हर्ट्स है, जब सारा चीजें जो है गवर्नमेंट खरीद लेगी और एक किसी इनको नए विलेज में रीलोकेट करेंगी, जहां पे ढेर सारी सुविधाएं इनको मिलेगी। नियर देयर हाउसेज देयर विल बी मूवी थिएटर, ग्रोसरी स्टोर, ये सभी चीज उपलब्ध होंगी। They will be so happy that they will not worry about their future. और लोग इतने खुश होंगे कि फिर इनको भविष्य की चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। Greedy good doer refers to people here who act with the intention of doing good but are actually motivated by greed और self interest। मतलब ऐसे लोग जिनका इंटेंशन होता है कि हम बहुत अच्छा करने जा रहे हैं आपके लिए, बट एक्चुअली इनके पीछे इनका मकसद होता है अपने सपने को पूरा करना, सेल्फ इंटरेस्ट मतलब अपनी इच्छा को पूरा करना, अपना माल कमाना। ये लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे प्रीडेटरी हो, मतलब एक शिकारी जानवर हो जो कि एक्सप्लॉइट करता है वाइल्ड एनिमल की तरह। वाइल्ड एनिमल किस तरह, जिस तरह एक्सप्लॉइट करता है दूसरे एनिमल को, ठीक उस तरह ये लोग वाइल्ड एनिमल की तरह हंट करते हैं गरीब लोगों को और उनका बेनिफिट उनसे निकालकर अपना पेट भर लेते हैं। The lines swarm over their lives, enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है that numerous greedy forces, मतलब बहुत सारे ऐसे ग्रीडी लोग, लालची लोग हैं, they are trying to control the lives of the individuals living in these villages for their own benefits। ये लोग ऐसे गरीब लोगों को ढूंढते हैं और उनके वेलफेयर के नाम पर अपना बेनिफिट्स बना लेते हैं। These people may become so focused on the benefits being offered that they forget to question whether they are being treated fairly or whether the actions of those in power are truly in their best interest। और ये गरीब लोग भी है ना जो इनके झांसे में आ जाते हैं। ये लोग, इन लोगों के पास जब बात होती है कि आपको रीलोकेट किया जाएगा, आपके घर के बगल में मूवी थिएटर होगा, ग्रोसरी स्टोर्स होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो इन लोग को खुद समझ में नहीं आता कि आखिर कैसे हम लोग रिप्लाई करें इस वादों का, इन प्रोमिसेस का। इनको लगता है कि हमारे बेस्ट इंटरेस्ट में ये बात तो कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वो लोग ऐसा करते नहीं है। द पीपल इन पावर टेल देम दैट नाउ दे कैन रिलैक्स। वो लोग कहते हैं कि भाई तुम लोग रिलैक्स हो जाओ, तुम लोग का सपना जल्द पूरा होने वाला है। बट इन रियलिटी बाय डिस्ट्रॉइंग देयर स्लीप, दीज पावरफुल पीपल देमसेल्व्स स्लीप ऑल डे लॉन्ग एंड दिस हैज बीन हैपनिंग सिंस द पास्ट। और कहते हैं ना कि उनकी नींद उड़ाकर खुद ये लोग दिन भर चैन से सोते रहते हैं। और मतलब इनफैक्ट ऑथर ये कहना चाहता है कि गरीब लोगों को और आसानी से गरीब लोगों को बेवकूफ बनाने का काम जो है सदियों से चलता आ रहा है और ये चलता ही रहेगा लगता है। Sometimes I myself feel I can hardly bear the thought of so much childish longing in when the sadness that lurks near the open window there that waits all day in almost open prayer for the squeal of brakes, the sound of a strong stopping car, or all the thousand selfish cars that pass just want to inquire what a farmer's price are. And one did stop, but only to plow up grass.
in using the yard to back and turn around, and another to ask way to where it was bound. So यहाँ पे बेयर का मतलब टॉलरेट करना है, लॉन्गिंग का मतलब डिजायर है, और स्क्वील का मतलब हाई पेस क्राई और नॉइज होता है, ब्रेक लगते हैं जो साउंड क्रिएट होता है उसको स्क्वील बोलते हैं, और प्लो अप का मतलब होता है डैमेज करना ग्राउंड को बाई वॉकिंग और ड्राइविंग ओवर इट, और इनवेन का मतलब यूजलेस बेकार होता है, और लर्क का मतलब है बी और रिमेन हिडन सो एज टू वेट इन एम्बुश फॉर समवन और समथिंग, मतलब घात लगाकर छुपकर किसी का इंतजार करना झाड़ियों के पीछे या कहीं और, उसको बोलते हैं लर्किंग। अभी जल्दी से इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। द लाइन्स समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बेयर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन सजेस्ट करता है दैट द स्पीकर इज एक्सप्रेसिंग अ सेंस ऑफ सैडनेस एंड फ्रस्ट्रेशन, मतलब स्पीकर काफी सैड है और फ्रस्ट्रेटेड है इन लोगों का कंडीशन को देखकर। ही सेज दैट दिस चाइल्ड लाइक डिजायर इन द हार्ट्स ऑफ दिस शेड ओनर्स इज यूजलेस, बोलता है ये जो गरीब लोग हैं, शेड ओनर्स जो लोग हैं, ये लोग डिजायर जो रखे हुए ना, इच्छा पाले हुए बच्चों जैसी रखी हैं कि बड़े लोग आएंगे हमें पैसा देंगे हमारी मदद करेंगे, कह रहे कि ये सब बच्चों वाली डिजायर है, इच्छाएं हैं, ये सब बेकार है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। He cannot tolerate their sadness which they go through when they open the window of the shed, जब वो लोग अपना शेड का विंडो खोल कर वेट करते हैं फॉर अ कार टू स्टॉप एंड बाय समथिंग, की इंतजार करते रहते हैं कि कोई कार आएगा, रुकेगा, हमारा दुकान से कुछ खरीदेगा। कह रहे ये सब बेकार है, इन लोग को ऐसा सपना नहीं देखना चाहिए। और ये देखकर काफी ऑथर को दुख होता है। अगला लाइन है दैट वेट्स ऑल day in almost open prayer for the squeal of brakes, the sound of a stopping car, means that they wait there the whole day and it seems that they hope to hear the sound of a car stopping outside, मतलब पूरा दिन इंतजार करके किसी भी कार का ब्रेक लगने का इंतजार करते हैं, उनके दुकान पर रुकने का इंतजार करते रहते हैं। द लाइन्स, और अगला लाइन है द लाइन्स ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइस आर एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ग्रास। ये लाइन एक्सप्रेस करता है स्पीकर का फ्रस्ट्रेशन को कि सो मेनी कार्स, थाउजेंड्स ऑफ कार पास करते हैं लेकिन विदाउट स्टॉपिंग देयर, लेकिन कोई रुकता नहीं है वहां पर। द स्पीकर सजेस्ट दैट द कार्स आर सेल्फिश, वो कहते हैं कार को यहाँ पे सेल्फिश कहा गया, यानी ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज किया गया है, बिकॉज दे आर मोर फोकस्ड ऑन देयर ओन नीड्स एंड डिजायर्स। ये सेल्फिश इसलिए बोला गया कि जो लोग इस पे बैठे होते हैं ना, ये फोकस्ड होते हैं अपने नीड्स और अपने डिजायर्स को लेकर, rather than taking that time to engage with the local community, मतलब वो उनको जरा सा भी ध्यान नहीं रहता इस बात का कि लोकल कम्युनिटी भी प्रॉब्लम है, इनके लिए भी थोड़ा कुछ किया जाए। ये ना सोचे बगैर वो सिर्फ अपने काम में बिजी रहते हैं, अपने डिजायर्स और नीड्स के बारे में सोचते रहते हैं, इसलिए उनको सेल्फिश कहा गया है। They long means they desire for a car to stop by their stand and at least inquire about the prices of the produce grown by the farmers there। वहां के लोग, जो गरीब लोग हैं, सोचते हैं कि यार कम से कम रुक के एक बार पूछ तो लो कि हमारा प्राइसेस ही क्या है, कम से कम दाम भी तो पूछो आकर, इतना भी तो कर लो। और एक बहुत ही आयरॉनिकल सिचुएशन है कि एक कार रुकती भी है, वन कार डिड स्टॉप देयर बट जस्ट टू टर्न हिज व्हीकल अराउंड बट अनइंटेंशनली ही डैमेज द ग्रास बाय ड्राइविंग ओवर इट एंड अनदर स्टॉप फॉर आस्किंग डायरेक्शंस, मतलब एक कार रुकती भी है तो बस टर्न करने के लिए, गाड़ी घुमाने के लिए, और वहां पे जितना ग्रास है उसको क्रॉस करते हुए निकल जाती है। और दूसरा फिर से एक कार आता है बट वो पूछता है भाई डायरेक्शन इधर किधर जाएगा, इधर जाएगा या उधर जाएगा, तो बस इसके लिए रुकती है। अब जल्दी से चलते हम लोग अगले स्टैंजा में। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, गैलन ऑफ गैस का मतलब है पेट्रोल है, अमेरिका में इसको पेट्रोल बोलते हैं गैस को। दे कुडंट दिस क्रॉसली दे हैड नन डिडंट इट सी, no, in the country money, the country scale of gain, the requisite lift of spirit has never been found, or so the voices of the country seems to complain. I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain. And then next day as I come back to the scene, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. यहाँ पर सबसे पहले डिडंट इट सी, जबरदस्त लाइन यूज किया गया है, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द यूज ऑफ इट फॉर पीपल, यहाँ पे इट को पीपल कहा गया है। आप सोचिए कि क्या ऑथर कहना चाह रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि ये लोग ह्यूमन नहीं है, इनह्यूमन है, इसलिए इनके लिए ही और शी और दे ना लगाकर इट लगाओ। और रिक्विजिट का मतलब इंपेरेटिव और मैंडेटरी है, और स्ट्रोक का मतलब मूविंग योर हैंड स्लोली एंड जेंटली ओवर समथिंग, हम लोग इस तरह स्ट्रोक करते हैं किसी को। और जल्दी से इसका एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। One more car stopped to ask if they could sell a gallon of gas, that is petrol, मतलब एक कार और रुकी, बोली भाई पेट्रोल मिलेगा क्या। The poet gets annoyed, फिर this crossly वहां पे यूज किया गया, पे poet annoyed हो जाते हैं और कहते हैं whether they do not have any idea that these poor people cannot afford to sell fuel,
बोला आप लोग को इतना भी दिमाग नहीं है कि ये गरीब लोग जो है पेट्रोल कहां से बेचेंगे? The line, the requisite lift of spirit has never been found, means that the kind of work these villagers do and the kind of things they sell, it cannot lead to the required upliftment. कहते हैं कि जो जो चीजें ये लोग बेचते हैं उसको बेचकर ये लोग अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, अपनी सारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते. द रिसोर्सेज आर टू लिटिल, क्योंकि उनके पास जो रिसोर्सेज है वो बहुत कम है. टू हेल्प देम गेट रीड ऑफ देयर प्रॉब्लम. गेट रीड ऑफ देयर प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम से छुटकारा पाना. मतलब इनके पास इतना रिसोर्सेज नहीं है कि अपने सारे प्रॉब्लम से छुटकारा पा लें. द स्पीकर देन गोज ऑन टू कन्फेस दैट एट टाइम्स, और ऑथर कहते हैं कि कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है, he says that he could relieve these people of their struggle and pain all at once. मतलब क्या एक ही झटके में इनके सारे दर्द, इनके सारे संघर्ष को मैं खत्म कर पाता. शायद ऑथर ये कहना चाहते हैं कि डेथ इज बेटर देन लीडिंग दिस हॉरिबल काइंड ऑफ लाइफ. कह रहे कि ये लोग जिस दयनीय स्थिति में जी रहे हैं इससे तो अच्छा है मौत हो जाता. However, हालांकि नेक्स्ट डे द स्पीकर रियलाइजेस दैट दिस इज नॉट अ रियलिस्टिक और एथिकल सॉल्यूशन. लेकिन जब नेक्स्ट डे उनको समझ में आता है तो बोलते हैं नहीं, ये तो कोई लॉजिकल सॉल्यूशन और कोई मोरल सॉल्यूशन तो नहीं है. He feels that the idea of someone else offering to put him out of his pain may not be a comfortable thought. वो कहते हैं कि कोई और आकर मुझे भी इस दर्द से छुटकारा अगर देता है तो ये कोई कंफर्टेबल थॉट नहीं है. उनको ये रियलाइज होता है. एंड दिस क्रिएट्स अ सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद इन द स्पीकर. और इससे स्पीकर के मन में खुद एक अंतर्द्वंद चल रहा होता है कि मतलब आखिर क्या करना चाहिए. इन लोगों को खत्म कर देना चाहिए कि सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए, या इनको रीलोकेट करके वाकई में इनके लिए सोचना चाहिए, इनको डेवलप करने के लिए सरकार को कुछ सोचना चाहिए. स्पीकर खुद समझ में नहीं पा रहा है कि वो क्या करना चाहते हैं. दोस्तों जल्दी से मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच समझाता हूं बस 1 मिनट में. बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसफर्ड एपिथेट. ट्रांसफर्ड एपिथेट इज व्हेन एन एडजेक्टिव यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब वन थिंग इज ट्रांसफर्ड टू अनदर. यानी कि जब कोई एडजेक्टिव किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होता है बट एक्चुअल में उस नाउन को डिस्क्राइब ना करके किसी और नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होता है, ऐसे टर्म को हम लोग ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं. जैसे कि यहाँ पे पोएट ने यूज किया है पॉलिश ट्रैफिक. तो पॉलिश ट्रैफिक में बोलकर एक्चुअली ट्रैफिक जो है पॉलिश नहीं है. पॉलिश का मतलब यहाँ पे शाइनिंग है, स्ट्रीमलाइंड है, ग्लोरियस है. तो यहाँ पर ट्रैफिक को पॉलिश नहीं करना चाह रहे ऑथर. बेसिकली यहाँ पर जो कार है वो पॉलिश्ड है और ये लोग जो है वो पॉलिश्ड है. सो इसलिए ये लाइन ट्रांसफर्ड एपिथेट है. और फिर सेल्फिश कार में कार सेल्फिश तो हो नहीं सकता. पीपल आर सेल्फिश, दे आर नॉट कार्स. इसलिए एक्चुअली में सेल्फिश डिस्क्राइब करना चाहता था पीपल को, बट यहाँ पे ऑथर ने कार को किया है. सो दिस टर्म इज कॉल्ड ट्रांसफर्ड एपिथेट. मेटाफर, डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ टू अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग वर्ड्स लाइक और एज इज कॉल्ड मेटाफर. जैसे द फ्लावर ऑफ सिटीज, अब ये एक मेटाफर है. जस्ट एज फ्लावर्स आर केप्ट फ्रॉम विदरिंग विद एक्स्ट्रा केयर. मतलब जिस तरह फूलों को मुरझाने से बचाने के लिए उनको एक्स्ट्रा केयर दी जाती है, सिमिलरली ठीक उसी तरह एक्स्ट्रा कैश फ्लो हेल्प सिटीज टू फ्लरिश. तो अगर शहर में रिसोर्सेज ज्यादा अवेलेबल हो, फ्लो ऑफ मनी ज्यादा हो, तो वहां की इकोनॉमी जो है काफी फ्लरिश करती है, मतलब प्रॉस्पर करती है, आगे बढ़ती है, ग्रो करती है. सो फ्लावर ऑफ सिटी मीन्स द ग्रोथ ऑफ सिटी बिजनेस. तो हम लोग कह सकते हैं कि एक मेटाफर है. ऑक्सीमोरन, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स विच सीम्स टू बी अपोजिट ईच अदर इज कॉल्ड ऑक्सीमोरन. यानी दो शब्दों का जब कॉम्बिनेशन एक दूसरे का अपोजिट मीनिंग दे रहा हो तो उसको हम ऑक्सीमोरन कहते हैं. तो आप देखेंगे ग्रीडी गुड डूअर्स में एक तो ग्रीडी बोला गया, दूसरा बोला गया गुड डूअर्स. तो दोनों अपोजिट आइडियाज है. सो ऐसे टर्म ऑक्सीमोरन कहलाते हैं. पर्सोनिफिकेशन मीन्स गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन बींग्स. जैसे कि द पॉलिश ट्रैफिक विद पास्ट विद अ माइंड अहेड. मतलब पॉलिश ट्रैफिक को बोला गया कि इनके पास माइंड है, तो पॉलिश ट्रैफिक के पास तो माइंड हो नहीं सकता. सो ऐसा लाइन पर्सोनिफिकेशन है. फिर अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड. मतलब रोड साइड स्टैंड जो है सैडली रिक्वेस्ट कर रहा है. तो रोड साइड स्टैंड तो रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, एक्चुअली में वहां का ओनर जो है वो कर रहा है. सो दिस इज पर्सोनिफिकेशन. और सैडनेस दैट लर्क्स, मतलब सैडनेस दैट वेट्स दैट इज हिडन. तो सैडनेस तो वेट नहीं कर सकता और हाइड नहीं कर सकता ना एम्बुश में. सो इसलिए ये लाइन भी आपका पर्सोनिफिकेशन है. और दैट वेट्स ऑल डे, मतलब सैडनेस के बारे में ही बात की जा रही है कि सैडनेस वेट्स, तो वेट्स तो कर नहीं सकता सैडनेस. सो ये भी पर्सोनिफिकेशन है. और वॉइस ऑफ द कंट्री, कंट्री का तो वॉइस हो नहीं सकता, एक्चुअली पीपल का होता है. सो ये वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन का कहने का मतलब है कि लोग वहां पे कह रहे हैं. यहाँ पे कंट्री का वॉइस बोला गया है. सो ये पर्सोनिफिकेशन. और हाइपरबोल मतलब ओवर स्टेटमेंट और एग्जैजरेशन. कुछ चीजों को बढ़ा चढ़ाकर जब पेश करते हैं उसे हम हाइपरबोल कहते हैं. जैसे ऑथर कहते हैं, आई कैंट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन. यहाँ पर जो आइडिया है रिलीविंग देयर पेन बाय पुटिंग देम आउट ऑफ देयर पेन इज एन एग्जैजरेशन. मतलब ऑथर कहते हैं कि एक ही झट में इनको पेन से बाहर निकाल देना चाहिए, इतना तकलीफ हो रहा है इनके दुख को देखकर.
तो ऑथर का जो ये आइडिया जो है ना वो पेन का, वो काफी एग्जैजरेशन है। ये दिखाता है स्पीकर्स डिससैटिस्फैक्शन विद द सिचुएशन। इट इज नॉट अ रियलिस्टिक सोल्यूशन एंड देयरफॉर द स्टेटमेंट इज हाइपरबोलिक। मतलब वो जो देखते हैं ना कि एक ही झटके में आकर कोई इनके प्रॉब्लम को दूर कर दे, ये एक रियलिस्टिक सोल्यूशन नहीं है इनके प्रॉब्लम का। सो हम लोग कह सकते हैं ऑथर का ये जो स्टेटमेंट है वो ओवर स्टेटमेंट है, यानी हाइपरबोलिक है। और एलिट्रेशन तो आप समझते ही है, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड यूजुअली इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स कॉल्ड एलिट्रेशन। जैसे बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, यहाँ पे बी और बी साउंड रिपीट हुआ है, सो ये टर्म हमारा एलिट्रेशन है। दोस्तों मैंने आपकी सुविधा के लिए इस पूरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पर दे दिया है। और हाँ, मैंने इस पूरे वीडियो का जो लिंक है, पीडीएफ का लिंक, जाकर मैंने उसको पोस्ट कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां जाएंगे, लिंक करेंगे तो आप जाकर यहाँ से आंसर कॉपी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है तो प्लीज आप मेरे चैनल इंग्लिश ट्यूटर बाय एमएस श्रीवास्तव को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।